So we will start with revision of prism theory and optical instruments. हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है ऑलरेडी, एज यू नो 10 से 15 न्यूमेरिकल बाकी है और एक अगला सेट भी आने वाला है न्यूमेरिकल्स का. बट बिफोर दैट वी शुड रिवाइज रिमेनिंग थ्योरी. तो सबसे पहले आपका प्रिज्म थ्योरी पूरा बाकी था रिवीजन. तो प्रिज्म थ्योरी में बेसिकली हमको सबसे पहले प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है. एंड आई विल नॉट गो इनटू वेरी बेसिक्स, क्योंकि अभी आपको पता है रिफ्रैक्टिंग एज मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हो, प्रिंसिपल सेक्शन किसको बोलते हो. तो ये आपको सब पता है. अंडर दिस अजम्पशन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद प्रिज्म फॉर्मूला. तो प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसिडर्ड, हमने एक प्रिज्म लिया था और उसका प्रिंसिपल सेक्शन लिया था. So we have principal section of a prism. So this is principal section of a prism, where this A is called as prism angle or refracting angle of prism. Base इसका है BC, and then we have a ray of light. अभी ये जो AB surface और AC surface है, these two are refracting surfaces of prism. So light can incident either on AB or on AC. तो यहाँ पे हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, लेट अस से सम रे ऑफ लाइट PQ, इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस AB एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I. तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ. जस्ट ड्रॉ नॉर्मल हियर आल्सो. ओके, समथिंग लाइक दिस. गुड. नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I. इंसिडेंट रे को मैं बोल देता हूँ PQ, क्योंकि ray is traveling from rarer to denser, it will bend towards normal. So it bends towards normal and goes something like this. ऐसा जाएगा ये. Then ये जो एंगल है यहाँ, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2. और ये जो QR है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. एंड देन at surface AC, the ray is traveling from denser to rarer, it bends away from normal. तो फाइनली ये आ गया आपके पास एमर्जेंट रे, लेट अस से S. तो ये एमर्जेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है E. देन अगर मैं इंसिडेंट डायरेक्शन को एक्सटेंड कर लूं और मैं एमर्जेंट डायरेक्शन को भी एक्सटेंड कर लूं, तो इंसिडेंट डायरेक्शन और एमर्जेंट डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा. तो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द एमर्जेंट रेज. ओके, कुछ नाम दे देते हैं. इसको बोलते हैं D, इसको बोल देते हैं E. गुड. तो द रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट P to Q, इंसिडेंट रे, Q to R is refracted, R to S is emergent. यहाँ तक क्लियर? तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे टू डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो ये अगर एंगल I है तो ये कंप्लीट एंगल कितना है? I, वर्टिकली अपोजिट. तो ये कितना आ गया? I माइनस R1. और ये कितना हो गया? E माइनस R2. E माइनस R2. अगर आप ये अपर ट्रायंगल पे ध्यान दोगे, ट्रायंगल QER, तो यू विल सी डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल. तो फ्रॉम ट्रायंगल QER you can write down I minus R1 plus E minus R2 equal to delta. मतलब I plus E माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, R1 plus R2 equal to delta. इक्वेशन नंबर 1. तो जो लोअर ट्रायंगल यूज करोगे, ट्रायंगल QDR, इसमें सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री. सो फ्रॉम ट्रायंगल QDR you have R1 plus R2 plus angle D equal to 180. So therefore R1 plus R2 equal to 180 minus D. इक्वेशन नंबर 2. फिर हमने क्वाड्रिलेटरल यूज किया था AQDR. तो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल
फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल QADR, yeah, whatever it is, QARD, sequentially speaking, QARD. इसमें sum of opposite angles is 180. तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180. हमारे पास ऑलरेडी 180 माइनस डी इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2. यहाँ से 180 माइनस डी क्या बन गया, A. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, from equation number 2 and 3, R1 plus R2, R1 plus R2 equal to 180 minus D, but what is 180 minus D? A. Equation number 4. अब इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4, from equation number 1 and 4, just put it here, I plus E minus R1 plus R2 कितना है, A, इक्वल टू क्या लिखा है, डेल्टा. तो I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा. इक्वेशन नंबर 5. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 इक्वेशंस है, दे आर एप्लीकेबल फॉर एनी कंडीशन. अभी तक हमने मिनिमम डेविएशन ये वर्ड यूज नहीं किया है. तो रिमेंबर, प्रिज्म के लिए ये 5 फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है. मिनिमम डेविएशन हो या नहीं हो, दिस 5 फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड. तो अगर सिर्फ प्रिज्म ये वर्ड भी यूज कर दिया तो यू कैन यूज ऑल दिस 5 फॉर्मूलाज एंड अगेन फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिज्म. थिन प्रिज्म हो तो भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन इसके बाद फॉर मिनिमम डेविएशन, अब मिनिमम डेविएशन क्या होता है पहले वो भी समझ लेते हैं. तो एज यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, चेंज होगा. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन, तो व्हाट वी नोटिस इज कि पहले विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कम होता है. हाँ, तो डज नॉट मैटर ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना, कौन से एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, ध्यान देना. मैंने उल्टे एक्सिस दिखा दिए, और तो थ्योरी में भी देख लेना एक्सिस क्या है. तो इफ आई इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा. फिर मिनिमम वैल्यू आएगी, किसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, एंगल ऑफ डेविएशन की. और फिर वापस से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है. एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हो गई मिनिमम, और फिर विथ फर्दर इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो इंक्रीजेस. तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे तो डेविएशन एंगल कम हो रहा था, एक मिनिमम वैल्यू आया. अब हम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन वापस से बढ़ रहा है. तो ये जो मिनिमम डेविएशन एंगल है, यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो मिनिमम डेविएशन एंगल है यहाँ पे एग्जैक्टली होता है I इक्वल टू E. एंड तो एट मिनिमम डेविएशन एंगल यू हैव I इक्वल टू E. I इक्वल टू E होने का मतलब जो ये रिफ्रैक्टेड रे था QR, ये बेस को क्या हो गया, पैरेलल. QR बिकम्स पैरेलल टू BC, और ये होना इसका मतलब R1 इक्वल टू हो जाएगा R2. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एंड R2 दे आर इक्वल. तो ये स्पेसिफिक कंडीशंस है ओनली व्हेन यू हैव मिनिमम डेविएशन. ये तुम कहीं पे भी नहीं अप्लाई कर सकते हो. जब आपको बोला हो मिनिमम डेविएशन, ओनली देन यू कैन यूज. अब ये जो वैल्यूज है ये आप इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दो. Therefore, equation 5 becomes I plus E, लेकिन E की वैल्यू क्या है, I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M. तो 2I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, तो I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2. इक्वेशन नंबर 6. और ऑल्सो हमारे पास R1 प्लस R2 इक्वल टू आया था 8, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, R1 एंड R2 आर इक्वल, तो मैं बोल देता हूँ R. तो इक्वेशन 4 becomes
क्या था इक्वेशन 4, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, लेकिन R1 इज R, R2 इज ऑल्सो R, तो R प्लस R इक्वल टू ए, तो 2R इक्वल टू ए, तो R इक्वल टू A/2, इक्वेशन नंबर 7, राइट। इसके बाद हमने दोनों में से किसी भी सरफेस पे, ए बी पे अप्लाई करो, ए सी पे अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, वेर एवर यू वांट, तो हम लोग सरफेस ए बी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी। बाहर एयर है तो म्यू1 इक्वल टू 1, म्यू2 इक्वल टू म्यू, तो स्नेल्स लॉ हमको बताता है म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन R1, लेकिन म्यू1 की वैल्यू कितनी है 1, तो साइन आई इक्वल टू म्यू2 कितना है म्यू साइन ऑफ R1, R1 को हमने बोला है R, तो म्यू इक्वल टू आएगा साइन आई बाय साइन R, लेकिन अभी तुमने बोला R1 एंड R2 की वैल्यू इज R और वो कितना है A/2, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया साइन ऑफ आई, मतलब A प्लस डेल्टा n/2 अपॉन साइन ऑफ A/2, so this is called as prism formula, this is known as prism formula, this is known as prism formula। तो यहाँ तक तो आपको स्टेट बोर्ड में होता है, मिनिमम डेविएशन है स्टेट बोर्ड की थ्योरी में, लेकिन मैक्सिमम डेविएशन नहीं है। तो नाउ वी आर सपोज टू सी व्हाट इज मैक्सिमम डेविएशन, तो एनी गेस मैक्सिमम डेविएशन में क्या होगा, क्या होना चाहिए मैक्सिमम डेविएशन, ये तो मिनिमम डेविएशन के लिए है ना, व्हाट अबाउट मैक्सिमम डेविएशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फॉर अ गिवन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म इट सफर्स मैक्सिमम डेविएशन और कुछ पूछ लिया तो क्या करोगे फिर? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डेविएशन मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ओनली फॉर JEE एंड नीट, नॉट फॉर सीईटी वालों के लिए नहीं है, बट इट इज ओके, इट इज गुड दैट यू नो लिटिल बिट एक्स्ट्रा। तो अभी मैक्सिमम डेविएशन में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी, इफ यू रिमेम्बर ग्रेजिंग इमरजेंस, याद है कि आपको ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज 90, मतलब उस केस में क्या हो रहा था, रे आया, रे रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ पे ये सरफेस को टच करके बाहर गया, इसको आप बोलते हो ग्रेजिंग इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस इज 90। फिर आपने आपने ये भी देखा था नॉर्मल इमरजेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इमरजेंस हियर, एंगल ऑफ इमरजेंस 0। अब ऐसा भी हो सकता है ग्रेजिंग इमरजेंस की जगह पे ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो व्हेन यू हैव इंसिडेंट रे व्हिच इज टचिंग द सरफेस, तो इस केस में भी देयर इज रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट का जो ये जो रे है इट गोज इनसाइड, तो ये अंदर जाता है ये, तो इट विल गो इनसाइड, इट विल गो इनसाइड, समथिंग लाइक दिस होता है, ऐसा होता है। ओके देन यहाँ पे जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ नॉर्मल, एसी सरफेस में नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से बाहर आ गया, वेल बाय द वे इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर। अब अब पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड पाथ ऑफ एमर्जेंट रे, वेरी गुड। तो ये था पाथ ऑफ इंसिडेंट रे क्योंकि ग्रेजिंग है, और ये है पाथ ऑफ एमर्जेंट रे। तो जब आपके पास ग्रेजिंग इंसिडेंस हो उस केस में इंसिडेंट डायरेक्शन और एमर्जेंट डायरेक्शन में जो भी एंगल बनता है उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। So what is angle of maximum deviation? The angle between incident direction and emergent direction when when
इंसिडेंस इज ग्रेजिंग या फिर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो उस केस में उस केस में एंगल बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन एंड एमर्जेंट डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम डेविएशन। क्या बोलोगे उसको, मैक्सिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब रिफ्रैक्टेड रे बेस को क्या हो, पैरेलल, आई इक्वल टू क्या हो, ई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस इज सेम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एंड R2 आर आल्सो सेम, R A/2, करेक्ट। लेकिन मैक्सिमम डेविएशन कब होता है, when एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। वेरी गुड। अब अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं रे के डायरेक्शन को उल्टा कर दूं तो रे वापस से यही पाथ फॉलो करेगा। सिर्फ होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, कितना था 90, ये क्या है R1, ये क्या है R2, सही है। अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ तो एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R2 क्या बन जाएगा R1। एनीवेज चलो R2 बोलो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये R1 क्या होगा, व्हाट इज R1, क्रिटिकल एंगल, एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल। क्यों, क्योंकि हमने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस थे। नंबर वन, द रे शुड बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो जब मैंने पाथ को अपोजिट किया तो ये जो रे है वो प्रिज्म से कहाँ जा रहा है, एयर में, मतलब इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। नंबर टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम शुड बी 90 डिग्री। तो ये क्रिटिकल एंगल का कंडीशन है कि यस। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल का कंडीशन है तो जैसे मैंने मिनिमम डेविएशन के लिए आपको कंडीशन लिख के दिया ना, आई इक्वल टू ई, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, वैसे यहाँ पे भी कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन आपने ही बताया, फर्स्ट कंडीशन आपने ही बताया कि आई इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर टू, R1 इज नथिंग बट क्रिटिकल एंगल। और डू यू रिमेंबर व्हाट वाज साइन ऑफ IC, 1/μ, याद है। तो व्हाट इज IC, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, मतलब यू हैव दिस एज साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। क्लियर। फिर मैंने जो पहले 5 इक्वेशन डिराइव किए थे, मैंने बोला कहीं पे भी अप्लाई कर दो, उसमें से एक इक्वेशन क्या था याद है क्या आपको, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो व्हाट इज R2, A माइनस R1। लेकिन व्हाट इज R1, व्हाट इज R1, क्रिटिकल एंगल। तो R1 is critical angle, so therefore you will have R2 equal to A minus R1, but R1 is critical angle, तो ये मिल गया आपको R2। गुड, क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का। अगर ये क्लियर नहीं है तो अगला स्टेप समझेगा नहीं, तो अगले स्टेप में ठीक है, दे हैव रिटन समथिंग, एनीवेज चलो कोई बात नहीं। अब ये जो सरफेस AC है इस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करके बताओ क्या आएगा। बाहर μ1 है, ये μ2 है, μ1 1 है, μ2 को मैं म्यू बोल रहा हूँ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, हाँ μ1 sin E, so applying Snell's law at surface AC, you will have μ1 sin E equal to μ2 sin R2, सही बात। what is μ1, 1 sin E equal to μ2 is μ and sin of R2, what is R2, A minus IC, very good। तो sin E equal to, लेकिन what is mu from here, tell me what is mu from here, 1 sin of IC। तो mu के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/sin IC। तो sin of A minus IC upon sin IC is equal to sin E।
इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस ई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए माइनस आई सी अपॉन साइन आई। ये आ गया आपके पास मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन। मिनिमम तो बताइए तुमको, व्हाट इज मिनिमम डेविएशन? म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। तो क्या हुआ था तुमने? प्रिज्म फॉर्मूला। और ये कब यूज करोगे? मैक्सिमम डेविएशन के लिए। क्लियर? तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम डेविएशन? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन एंड इमर्जेंट डायरेक्शन इज नोन एज मैक्सिमम डेविएशन, राइट? तो हमने बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप फॉलो किए। आई की वैल्यू 90 है तो R1 की वैल्यू IC हो गई, और आपको पता है IC साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। फिर हमको ये भी पता है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, तो R2 इक्वल टू ए माइनस R1, लेकिन R1 क्या है? IC। तो व्हाट इज R2? ए माइनस IC। क्लियर? पक्का? फिर हमने क्या किया? AC सरफेस पे जहां से एमरजेंस हो रहा था वहां पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, तो μ1 साइन ई इक्वल टू μ2 साइन R2। μ1 इज 1, साइन ई इक्वल टू म्यू साइन R2, लेकिन R2 क्या है? ए माइनस आई सी, और म्यू क्या था? 1 अपॉन साइन आई सी। तो साइन ई इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस आई सी अपॉन साइन आई सी। तो ई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस आई सी अपॉन साइन आई सी। तो दिस इज व्हाट यू गेट। ये आ गया मैक्सिमम डेविएशन। तो ये पार्ट आपको स्टेट बोर्ड में नहीं है, बट ये JEE नीट के लिए है। स्टेट बोर्ड में नहीं होना मतलब CET में नहीं होना, MST CET में नहीं होना, सीधी सीधी बात है। गुड, राइट, डन। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेम्बर, थिन प्रिज्म। तो एनी प्रिज्म whose refracting angle is less than 10 degree is known as thin prism। तो उस केस में हमारे पास म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू था। तो क्योंकि एंगल स्मॉल है, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, थिन प्रिज्म में सारे के सारे एंगल स्मॉल हो जाते हैं। तो इफ ऑल द एंगल्स आर स्मॉल, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू विल बिकम ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, करेक्ट? तो यू विल हैव म्यू इक्वल टू साइन गया ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ए बाई टू, टू टू हो गया कैंसल, राइट? तो ये ए शिफ्ट कर दो, देयरफॉर म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, देयरफॉर डेल्टा एम इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, देयरफॉर डेल्टा एम इक्वल टू ए कॉमन म्यू माइनस वन। क्योंकि डेल्टा एम ये डेविएशन के बहुत सारे वैल्यूज में से एक वैल्यू है, तो शायद लिख दिया मैंने डेल्टा। तो ये आ गया डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? स्पेसिफिकली जब ऐसा मेंशन किया हो दैट द प्रिज्म इज थिन प्रिज्म। इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्टिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके लिए भी आता है क्योंकि बहुत सारे कंडीशन बन जाते हैं। एक तो मिनिमम डेविएशन, फिर मैक्सिमम डेविएशन, फिर थिन प्रिज्म, फिर उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसमें एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर, फिर और दो टॉपिक आएंगे। तो इसके बाद हमने देखा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वेरी सिंपल। अगेन लाइट का डिस्पर्शन तब होता है जब, कब होता है बताओ, बताओ बताओ कब होता है? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। Dispersion of light. So when you have white light passing through a prism, अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो बेसिक्स शुड बी वेरी क्लियर। बेसिक्स क्लियर होंगे तो अपने समझ में आएगा कि व्हाई देयर इज डिस्पर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मस्ट नो इज, आपको ऑलरेडी पता ही है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। और आपको ये भी पता है ना ये विब्ग्योर।
सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वॉयलेट का। सबसे ज्यादा किसका है? रेड का। नॉट स्पीड, वेवलेंथ। करेक्ट। तो अगर हमारे पास एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट मतलब सारे के सारे 7 कलर एक ही बीम में है, इट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म। व्हाइट लाइट मतलब 7 कलर, 7 कलर मतलब 7 वेवलेंथ, और 7 वेवलेंथ, यू नीड टू रिमेंबर दिस। और आपको ये भी याद होना चाहिए फिर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज, याद है क्या, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हमने रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जब डिफाइन किया था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तब बताया था मैंने। नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट डू इट अगेन। तो हमने टोटल 3 टाइप के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखे थे। एक था एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विच इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। फिर हमने देखा था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, जो आता है बेसिकली म्यू टू बाय म्यू वन, या फिर वी वन बाय वी टू, या फिर लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। तो यहाँ पे म्यू टू में टू ऊपर है और यहाँ पे टू नीचे, मतलब रिलेशन क्या है? इनवर्स। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है? इनवर्स। इसका मतलब ये होता है कि जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। और इसका मतलब ये भी होता है कि हर एक कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इवन दो मटेरियल इज सेम। हमारे पास एक ही प्रिज्म था और प्रिज्म ग्लास का था, और ग्लास पूरा का पूरा सेम मटेरियल है, लेकिन सिर्फ वेवलेंथ अलग हुआ तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग हो गया। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर अलग हो, बाहर तो वैसे एयर था तो म्यू वन की वैल्यू तो 1 है, लेकिन ये किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? प्रिज्म का। एंड क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हर एक कलर के लिए अलग अलग है, तो सारे के सारे कलर्स का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? सेम। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। थोड़ा सा कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। वेवलेंथ ऑफ ईच कलर इज डिफरेंट, सिंस वेवलेंथ इज डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, सिंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर ईच कलर। इसका मतलब गए तो साथ में थे, लेकिन अंदर जाने के बाद स्प्लिट हो गए, बिकॉज ईच कलर हैज 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 each color has different angle of refraction। सबसे कम बेंडिंग किसका होता है? रेड का। सबसे ज्यादा किसका होता है? वॉयलेट का। और हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन कलर किसको अज्यूम करते हैं? येलो। तो सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स और कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और डेफिनेशन तो हम लिखने नहीं वाले यहाँ पे, बिकॉज इट इज जस्ट पार्ट ऑफ रिविजन। हियर light is traveling from denser to rarer, so it bends away from normal। और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो आगे के 2 टॉपिक समझ में नहीं आएंगे फिर। गुड। और ये था ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ओके, दिस वाज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच कलर? रेड कलर। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। तो द एंगुलर डिफरेंस या द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, कौन से एक्सट्रीम कलर यहाँ पे? वॉयलेट एंड रेड, इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। तो वॉयलेट और रेड में जो एंगल है, वॉयलेट और रेड में जो एंगल है, उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? एंगुलर डिस्पर्शन। उसको डिनोट करते हो आप डेल्टा से। तो एंगुलर डिस्पर्शन is equal to delta is equal to what minus what? Delta v minus delta r, right? Good। वैसे मैंने डायग्राम गलत ड्रॉ किया है, बट नन ऑफ यू सेड एनीथिंग। डायग्राम गलत है आइडियली स्पीकिंग, बट यू सेड नथिंग, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन कभी भी ओरिजिनल डायरेक्शन से होता है, तो मुझे एमर्जेंट और ओरिजिनल में बताना पड़ेगा, राइट? तो मैं एक्सटेंड करके इस एंगल को बोलूंगा डेल्टा आर, करेक्ट? तो बट ठीक है, आई वाज अज्यूमिंग कि तुमको पता है व्हाट आई एम सेइंग, उसके रिवीजन है।
तो यू मस्ट नो कि अगर मैंने कुछ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए, टाइम बचाने के लिए डायग्राम्स थोड़े से मॉडिफाई किए, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, तो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, दैट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स। कौन से दो एक्सट्रीम कलर? वायलेट एंड रेड। है ना क्लियर? फिर हमने डिफाइन किया था डिस्पर्सिव पावर। Dispersive power. What was dispersive power? It was the ratio of angular dispersion to that of deviation of mean color. Dispersive power is the ability of a prism to separate white light into constituent colors, and it is the ratio of angular dispersion to that of mean deviation. ये होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा Y, लेकिन डेल्टा Y इज एवरेज, तो डेल्टा V प्लस डेल्टा R बाई 2। एक था ये फॉर्मूला, और एक था सिंस अभी अभी आपने देखा डेल्टा इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1, तो यू कैन राइट डाउन डेल्टा V इक्वल टू A म्यू V माइनस 1। ए भी मत लिख देना, अगर आप ए भी लिख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि वॉयलेट लाइट को हमने दूसरे प्रिज्म से पास किया था, प्रिज्म एक ही है तो एंगुलर प्रिज्म एक ही है, यू हैव ओनली वन प्रिज्म, हेंस ए वैल्यू इज कांस्टेंट, बट सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच कलर इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई म्यू वी एंड म्यू आर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, म्यू आर माइनस 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, so you will have angular dispersion as delta V minus delta R equal to A into mu V minus 1 minus A into mu R minus 1 equal to A common mu V minus 1 minus mu R minus minus plus 1 1 हो गया cancel, A into mu V minus mu R। Similarly delta Y आप लिख सकते हो A into mu Y minus 1। Therefore dispersive power ओमेगा, क्या था ओमेगा? अभी तो लिखा डेल्टा वाई डेल्टा वाई। व्हाट इज डेल्टा? ये देखो डेल्टा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। ए हो गया कैंसर, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये आ गया फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। अभी तक हमने ज्यादा इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं है, because it is going to come in the next set. Clear? पक्का? इसके बाद क्या देखा था हमने थ्योरी में? क्रोमैटिक एबरेशन, नाम याद आ रहा है कुछ? हाँ, वेरी गुड। तो यू शुड रिमेम्बर व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन। दो टाइप के एबरेशन हमने सीखे थे, एक था स्फेरिकल एबरेशन, वो हमने देखा था मिरर के केस में, एक था क्रोमैटिक एबरेशन, वो था इन केस ऑफ लेंस। और स्फेरिकल एबरेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको याद होगा, जो rays coming from object at infinity which are near to the principal axis, they converge at a far away point। जैसे जैसे rays principal axis से दूर जाएंगे, even though they are parallel, they will converge at a point near the pole, मतलब focus is slowly shifting towards the pole। तो जहाँ पे सिंगल पॉइंट फोकस मिलना चाहिए था, F इक्वल टू R बाई 2 इक्वेशन हमने यूज किया था, assuming that all the rays focus at a single point। लेकिन अब वहां पे हमको एक की जगह पे ज्यादा पॉइंट पे फोकस मिल रहा है, तो जो इमेज पॉइंट इमेज होना चाहिए था, वो इमेज बनता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, मतलब इमेज इज नाउ ब्लर्ड, इट इज नॉट वेरी क्लियर, नॉट शार्प। तो उसको आप बोलते हो स्फेरिकल एबरेशन, करेक्ट। लेकिन स्फेरिकल एबरेशन में हम लोगों ने कहीं पे भी स्फेरिकल एबरेशन को करेक्ट कैसा करना है इसकी बात ही नहीं की थी, क्योंकि करेक्ट करने का तरीका एक ही था, मिरर को छोटा करो, स्मॉल एपर्चर मिरर लो, तो वहां पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था ही नहीं, इट वाज प्योरली थ्योरी। लेकिन जब तुम क्रोमैटिक एबरेशन की बात करते हो, यहाँ पे यू कैन करेक्ट क्रोमैटिक एबरेशन बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज विच इज नोन एज अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ये क्रोमैटिक एबरेशन क्या है, ये क्यों आया? तो क्रोमैटिक एबरेशन, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज दिस क्रोमैटिक एबरेशन। नाम में ही है क्रोमैटिक, मतलब एबरेशन रिलेटेड टू कलर। अब द आइडिया हियर इज, प्रॉब्लम क्या है? लेंस रिफ्लेक्शन के केस में, मतलब स्फेरिकल एबरेशन के केस में, वहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है हमको, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का प्रॉब्लम तब होता है जब लाइट मीडियम चेंज कर जाए, एयर टू ग्लास जाए, एयर टू वाटर जाए। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में लाइट डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द अदर मीडियम, इट जस्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। But as soon as light changes medium, then you start facing problem of dispersion of light.
तो ये जो हमारे पास लेंस है, वी कैन अज्यूम दिस लेंस टू बी मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स ज्वाइंट बेस टू बेस। और अगर आप कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हो तो दैट कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ टू लेंस ज्वाइंट वर्टेक्स टू वर्टेक्स। गुड। हम नॉर्मली सिर्फ इसका डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो फॉर्मूला यहाँ डिराइव करोगे वो एज इट इज वहाँ एप्लीकेबल है। तो आइडिया इज ये प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी वेयर इज द इमेज फॉर्म, कहाँ, फोकस, फोकल पॉइंट पे इमेज बनता है, नॉर्मली बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर आपके पास व्हाइट लाइट हो तो। सिंस यू हैव व्हाइट लाइट एंड सिंस a lens can be imagined to be made up of two prisms, तो जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुआ तो क्या होता है उसका, क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होता है, वॉयलेट का। तो वॉयलेट विल कम टू फोकस एट अ नियर पॉइंट, करेक्ट, राइट। और रेड का क्या होता है, सबसे कम, तो रेड विल बी फोकस्ड एट फार अवे पॉइंट। तो जो सिंगल पॉइंट फोकस हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। द सेम स्टोरी जैसे स्पेरिकल एबरेशन का था वैसे इसका भी है। तो यू डोंट हैव सिंगल पॉइंट फोकस, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट, अलग अलग कलर अलग अलग पॉइंट पे फोकस होगा। तो वापस यहाँ पे जो इमेज सिंगल पॉइंट मिलना चाहिए था वो सिंगल पॉइंट में नहीं मिलता, डिफ्यूज इमेज होता है, इट इज ब्लर्ड इमेज, करेक्ट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कॉम्बिनेशन यूज किया था दो लेंस का, जिसको तुम बोलते हो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अभी हम इसका डेरिवेशन में बिल्कुल जाएंगे नहीं क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, भूल गए। दो लेंस यूज करोगे, एक नहीं यूज होगा, क्योंकि एक यूज होगा तो फिर वहां पर एबरेशन आएगा, तो दो यूज होंगे, एक उसको टच करके दूसरा, तो यू विल कीप टू लेंस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और जो पहला लेंस है उसका डिस्पर्सिव पावर होगा ओमेगा, जो दूसरा लेंस है उसका डिस्पर्सिव पावर होगा ओमेगा डैश। तो व्हाट वाज द कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर, है ना ऐसा, एफ वाई डैश अपॉन एफ वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में व्हाट यू गेट इज, सब वापस बता रहा हूँ, सिंगल लेंस रहा तो क्रोमेटिक एबरेशन आया, क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करना है, मतलब एफ वी और एफ आर को सेम पॉइंट पे लाना है, मतलब एफ वी को थोड़ा दूर लेके जाना है, एफ आर को थोड़ा पास में लेके आना है, और उन दोनों का फोकस सेम पॉइंट में करवाना है। फिर हमने दो लेंस यूज किए थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन। तो दो लेंस के कॉम्बिनेशन ने क्या किया, एफ वी और एफ आर को सेम पॉइंट में लाया। दो लेंस यूज किए तो जो पहला लेंस था उसका डिस्पर्सिव पावर कितना था, ओमेगा। तो ये क्या है, डिस्पर्सिव पावर, किसका डिस्पर्सिव पावर, किसका डिस्पर्सिव पावर, लेंस वन, ओमेगा डैश या ओमेगा टू, जो भी तुमने नाम दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर इफ यू हैव कॉल्ड ओमेगा वन ओमेगा टू, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर क्या बोला था हमने, ओमेगा वन ओमेगा टू, ओके। so that is dispersive power of lens 2। नोटेशन याद नहीं रहते क्योंकि सीबीएसई में अलग नोटेशन है, स्टेट बोर्ड के अलग नोटेशन है, तो आई डोंट रिमेम्बर दिस एनीवेज। फॉर्मूला क्या आया था, f2y अपॉन f1y इक्वल टू माइनस ओमेगा वन बाय ओमेगा टू, ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, ओके। और ऐसा आता ही है, याद होगा, याद होना चाहिए। You should remember mu2v minus mu2r upon mu2y minus 1 upon whole upon mu1v minus mu1r upon mu1y minus 1, तो माइनस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अभी ये अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ये लेंस के लिए है, आगे और एक जगह पे अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन सुनोगे, अब भी सुनोगे। तो दिस इज फॉर टू लेंस,
two lens, not two prisms. This is for two lens kept in contact with each other to get rid of chromatic aberration. So this is the formula for a chromatic combination of two lenses, not two prisms, two lenses. इसको भूलना नहीं. अब काम करते हैं. ओके, तो I'll just put this formula somewhere over here. ठीक है, जस्ट अ मिनट. अब हमको देखना है दो और ऐसे टॉपिक जो स्टेट बोर्ड में नहीं है बट इट इज फॉर JEE एंड नीट. उसमें से एक क्वेश्चन भी आया था जो हमने पेंडिंग रखा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, क्वेश्चन नंबर 25. तो जो आपको मॉड्यूल सॉरी जो आपको क्वेश्चन सेट दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 था शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. मैंने बोला था कि इसका थ्योरी बाकी है, हम लोग बाद में देखेंगे. राइट, 25 था ना? हाँ ठीक है, चलो अभी उस पर ध्यान दो, फिर क्वेश्चन को बाद में देखो, यहाँ थ्योरी पहले. इसमें हम लोग ज्यादा थ्योरी करने नहीं वाले हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज वी आर सपोज टू मेंशन एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, डन. नो डेरिवेशंस. अब अगर मैं दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन, दो लेंस नहीं, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन में यूज करता हूं तो दो चीजें हो सकती है. एक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और एक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. अभी दोनों चीजें क्या है एक एक करके समझ लेंगे. डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और एक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. तो ये टॉपिक को समझने के लिए नेसेसरी कंडीशन है प्रिज्म का बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना. वैसे डिस्पर्शन इसको तुम बोलते हो क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. और इसको बोलते हैं अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. अभी आपके बुक में वो लिखा है कि नहीं पता नहीं, बट एनीवेज चेक कर लो एक बार. आपके पास टेबल दिया है वो मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स अगर लाए हो उसमें टेबल है. टेबल है क्या? ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं? हाँ, तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन के आगे लिखा है क्या ऐसा अक्रोमैटिक? यस, ओके. तो ये दोनों चीजें क्या है वो समझने से पहले you have to come back and talk about dispersion of light. Dispersion without deviation. What is the meaning of deviation? इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, इसमें जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो? डेविएशन. अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर डेविएशन नहीं होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो डेविएशन? एमर्जेंट रे गोज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. एमर्जेंट रे आया, डेविएट हुआ, फिर डेविएट हुआ, और इंसिडेंट और एमर्जेंट रे क्या हो गया? पैरेलल टू ईच अदर. तो व्हेन incident ray and emergent ray are parallel to each other, we say that there is no deviation. We say that there is no deviation. So what is the meaning of no deviation? Incident and emergent ray are parallel to each other. बात सही बराबर. तो एक बात बताओ, अगर डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन है ना, तो डेविएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा ध्यान यहाँ पे भी दे दो. आप कुछ ज्यादा ही डेविएट हो रहे हो. कीप योर सेल्फ अलाइंड विद द लेक्चर. मेरा नुकसान नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ. वो इनफैक्ट आई सफर प्रॉब्लम्स क्योंकि मैं इतना डेप्थ में पढ़ाता हूँ. बोलते हैं अरे बहुत हाई लेवल है, तुमको JEE नीट करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये क्या करेंगे? तो आई मेरा काम इजी है ना. रे ऑप्टिक्स को 1 महीना क्यों दूं, 10 दिन में करता हूँ. चलो नेक्स्ट, छोड़ो बताओ, विल नॉट वेस्ट टाइम. व्हाट आई आस्क्ड, मेरा क्वेश्चन ये था, डिस्पर्शन अगर है तो डेविएशन है कि नहीं है? दिख ही रहा है ना, डेल्टा V एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, डेल्टा R एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर. तो डिस्पर्शन अगर हो रहा है
तो डेविएशन होना क्या है, कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। हम बोल रहे हैं डिस्पर्शन है, डेविएशन नहीं है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर डिस्पर्शन है तो डेविएशन होना ही पड़ेगा। तुमने डिफाइन ही वैसे किया, एंगुलर डिस्पर्शन इट इज द डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर। तो फिर हमको डिस्पर्शन चाहिए, लेकिन हमको डेविएशन नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो प्रिज्म यूज करते हैं। एक प्रिज्म को बोलते हैं क्राउन, मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास। एक को बोलते हैं मेड अप ऑफ फ्लिंट ग्लास। अब ये क्राउन एंड फ्लिंट क्या है, ये दोनों ग्लास है, सिर्फ इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो यू हैव लिटिल बिट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडाइसेस। तो दो प्रिज्म है ऐसे, एक है क्राउन का, एक है फ्लिंट का। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फिलहाल मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि वो वेरी करती है। ये पहला प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। ये दूसरा प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए डैश। तो ज्वाइन करते वक्त इनको उल्टा ज्वाइन किया, एक का वर्टेक्स ऊपर तो दूसरे का वर्टेक्स नीचे। सी व्हाट हैपेंस इज नाउ डिस्पर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्पर्शन। क्या नहीं होना चाहिए, डेविएशन। ये इंसिडेंट रे था, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। मतलब जो भी एमर्जेंट रे होगा, आप विदाउट डेविएशन बोल रहे हो। विदाउट डेविएशन का मतलब क्या है, जो एमर्जेंट रे है इट शुड गो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। बराबर, करेक्ट। लॉजिकली इनकरेक्ट जा रहा है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन जो लिखा है वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। व्हाइट लाइट में कितने कलर, तो अगर इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल है तो 7 कलर एक ही डायरेक्शन में आए थे और 7 कलर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर डिस्पर्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं ना डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, किसका डेविएशन नहीं हो रहा है, मीन कलर का। किसका डेविएशन नहीं हो रहा है, मीन कलर का। तो ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पे डेविएशन किसका नहीं है, मीन का। मतलब मीन कलर कौन, हाँ तो येलो कलर जो है वो पैरेलली बाहर निकलेगा, दैट इज द आइडिया। बाकी सारे कलर कहीं भी जाएंगे, कहीं भी, मतलब दे विल बेसिकली अंडरगो डेविएशन। सबसे सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ था किसका, वायलेट। सबसे कम हुआ था किसका, रेड। और येलो का क्या हुआ था, इन बिटवीन, इन बिटवीन। अब ये दो प्रिज्म क्यों लगाए, पहले प्रिज्म ने डिस्पर्शन किया, और जो प्रिज्म डिस्पर्शन करता है वो डेविएशन करता ही है। दूसरे प्रिज्म ने क्या किया, दूसरे प्रिज्म ने जो येलो कलर का डेविएशन पहले प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया था उसको कैंसिल कर दिया। तो दूसरे प्रिज्म का काम क्या था, टू कैंसल आउट क्या, डेविएशन। किसका डेविएशन, येलो कलर का, प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट प्रिज्म। ओके, बाकी वी डोंट केयर, बाकी के कलर कैसे भी जा रहे हैं। मैं डायग्राम भी अप टू द मार्क ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, जस्ट टेलिंग यू, कैन नॉट ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम्स हियर, आई जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप देख रहे हो रेड कलर और वॉयलेट कलर, दे आर नॉट पैरेलल टू द ओरिजिनल, मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन। सिर्फ कौन पैरेलल है, येलो कलर। तो डिस्पर्शन है क्या, यस, बिकॉज यू हैव 7 कलर्स। डेविएशन है क्या, यस, बाकी कलर्स के लिए, येलो के लिए नो। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में किसका डेविएशन नहीं है, येलो का। वेरी गुड। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बनता है, जो डेरिवेशन आपको करना नहीं है, यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू नो दिस। अब ये जो दूसरा प्रिज्म था, इसके एंगल को मैंने क्या बोला है, ए डैश। इट्स टू सिंपल, ए डैश अपॉन ए इक्वल टू माइनस साइन, किसका डेविएशन नहीं है, येलो। ये डैश ऊपर है ना तो नीचे डैश, तो ये आ जाएगा म्यू वाई डैश -1। ये नीचे विदाउट डैश है तो ऊपर यहाँ पे विदाउट डैश, म्यू वाई -1। तो ये है आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा ऑप्शन है, ए। डन, ए डैश अपॉन ए इक्वल टू माइनस म्यू वाई -1 अपॉन म्यू वाई डैश -1। क्लियर, पक्का, श्योर श्योर। अब ओवरऑल डिस्पर्शन हुआ, हुआ ना,
पहले प्रिज्म ने डिस्पर्शन किया, दूसरे ने भी किया, तो जो नेट डिस्पर्शन है, नेट डिस्पर्शन आपके नोट्स में नेट डेविएशन का फॉर्मूला लिख के रखा है वहां पे, मैं नेट डिस्पर्शन की बात कर रहा हूँ। नेट डिस्पर्शन इज डिस्पर्शन थीटा 1 - ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, ऐसा फॉर्मूला आता है 1 - ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, वेयर ओमेगा डैश इज dispersive power of second prism and omega is dispersive power of first prism. So this is net deviation in net dispersion, net dispersion. तो थीटा लिखो या डेल्टा लिखो, आपकी मर्जी. If you are getting confused, don't worry, I'll just use delta. तो ये आ गया net dispersion is dispersion 1 - ओमेगा डैश बाय ओमेगा. अब बोलोगे डेल्टा किसका डेल्टा, पहले के कि दूसरे का? सेम आता है, दोनों का लगभग सेम होता है, सिर्फ उल्टा है, प्रिज्म उल्टे लगाए तुमने बस, डन. इज दिस क्लियर? तो ये दो फॉर्मूलाज आपको डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. मतलब डेविएशन तो होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? डिस्पर्शन. डेविएशन होगा लेकिन क्या नहीं होगा? डिस्पर्शन. अब इसमें होता क्या है फिर? इसमें जो पहला प्रिज्म है, पहले प्रिज्म ने डिस्पर्शन प्रोड्यूस किया, दूसरे प्रिज्म ने उसके डिस्पर्शन को कैंसिल कर दिया. मतलब पहले प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट किया था, और दूसरे प्रिज्म ने उन 7 के 7 कलर को वापस से क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया. क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया. सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ पे आउटगोइंग रे है, आउटगोइंग, देखो ये इंसिडेंट रे था, ये एमर्जेंट रे है. सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इंसिडेंट डायरेक्शन और एमर्जेंट डायरेक्शन दे आर नॉट सेम, इसलिए क्या बोला है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. तो पहले प्रिज्म ने जो डिस्पर्शन प्रोड्यूस किया था, दूसरे प्रिज्म ने उसको कैंसल आउट कर दिया. मतलब व्हाइट लाइट आया, स्प्लिट हुआ, दूसरे प्रिज्म में गया, वापस कंबाइन हो गया, और वापस से क्या निकला बाहर? व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट गोज इन एंड व्हाइट लाइट कम्स आउट. दिस इज द आइडिया हियर. इस केस में भी फॉर्मूला आपको विदाउट डेरिवेशन एक्सपेक्टेड है. ए डैश अपॉन ए इक्वल टू माइनस देखा है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश. यहाँ पे तुम बात कर रहे थे डिस्पर्शन की, इसे तुमने क्या लिखा? नेट डिस्पर्शन. यहाँ पे तुम बात कर रहे हो डेविएशन की, तो यहाँ क्या लिखोगे? नेट डेविएशन. इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, दिया है ना नोट्स में, क्या है? तो हाँ, 1 - ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा. तो ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, डेल्टा 1 - ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश. डन. गुड. क्लियर? ये डिस्पर्शन है, वो डेविएशन है. यहाँ पे डिस्पर्शन हो रहा है, फिर नेट डिस्पर्शन कितना हुआ? क्योंकि दो प्रिज्म का कंबाइन करके तुम देख रहे हो ना कितना डिस्पर्शन हुआ. पहले ने किया होगा, दूसरे ने किया होगा, दोनों मिला के कितना. वहां पे डेविएशन है. किसका डेविएशन है? ये ऑफ कोर्स डेविएशन बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड एमर्जेंट डायरेक्शन. तो पहले ने डेविएशन प्रोड्यूस किया, दूसरे ने प्रोड्यूस किया, तो टोटल नेट डेविएशन कितना है? फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे ओमेगा डैश ऊपर है, वहां पे नीचे है. यहाँ पे डेल्टा है, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन, वहां पे स्मॉल डेल्टा है, दैट इज डेविएशन. क्लियर? गुड. डन. तो दीज वर एक्स्ट्रा टॉपिक्स, दैट्स इट. और अभी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक है दैट नॉर्मली आई डू नॉट डिस्कस इन क्लासेस, क्योंकि वो ऐसा असाइनमेंट में देता हूँ. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, छोटा सा रीडिंग असाइनमेंट है, जस्ट 1 or 2 पैराग्राफ एट द मोस्ट, और टेबल ऑफ डिफरेंस, तो वो आप खुद करोगे, दैट इज एक्सपेक्टेड. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप. The first optical instrument that you see or you basically have studied is simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज करना है, इसका आपको एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए.
अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो ऑब्जेक्ट का अपरेंट साइज डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ह्यूमन आई पे। अगर एंगल सबटेंड छोटा हुआ मतलब ऑब्जेक्ट दूर है तो यू विल नॉट बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, तो फिर आप ऑब्जेक्ट और आईज में डिस्टेंस कम करते हो। फिर प्रॉब्लम होता है कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस अगर किया तो योर आईज स्टार्ट स्ट्रेनिंग एंड द इमेज बिकम्स ब्लर्ड। तो प्रॉब्लम ये था कि आपने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक लाया, डीडीबी तक लाया, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई मतलब विदाउट एनी डिफेक्ट। तो अज्यूमिंग कि जो आई है उसमें हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया जैसे डिफेक्ट नहीं है, दैट इज द आइडिया हियर। तो इस केस में सपोज आपको जितना क्लियरली इमेज मतलब जितना क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए था उतना नहीं दिख रहा है, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आई और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस इंट्रोड्यूस करते हैं बाइकॉन्वेक्स विच इज नॉर्मली इक्विकॉन्वेक्स सच दैट the object is between optic center and focus, क्योंकि when the object is between optic center and focus the image obtained is is virtual erect and magnified। बेसिक्स भूल रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग बेसिक्स। मुश्किल हो जाएगा आपको अगर अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, यू विल बी इन ट्रबल। तो ठीक है, दैट इज वाई वी आर रिवाइजिंग। प्रॉब्लम ये था डीडीबी डिस्टेंस तक लाने के बाद भी जितना मुझे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं एक सिंगल लेंस यूज करूंगा सच दैट द ऑब्जेक्ट ए बी is placed between optic center and focus, and you know whenever object is between optic center and focus image obtained is virtual erect and magnified। तो इसका एक मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस होने वाला है। तो यू विल हैव और वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ लेंस इज इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ए डैश बी डैश। और ये जो एंगल है दिस इज नथिंग बट बीटा, एंड आइडियली स्पीकिंग द आई इज वेरी क्लोज टू द लेंस विच मीन्स जो एंगल फाइनल इमेज ने ए डैश बी डैश ने लेंस पे बनाया वही एंगल किस पे बना है, आई पे। और इन दिस केस दिस इज नथिंग बट विच डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, एंड दिस इज नथिंग बट विच डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। फिर अगर आपको याद होगा हमने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज at aided eye to that of angle subtended by object at unaided eye when the object is kept at DDV। So magnifying power is the ratio of beta by alpha, करेक्ट। और बीटा तो यहाँ से बीटा फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से आप बोलोगे tan बीटा इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब ए डैश बी डैश अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब बी डैश ओ, या फिर अगर मैं ए बी ओ ट्राइंगल यूज करता हूँ तो ए बी अपॉन बी ओ, राइट। दोनों में से कोई भी एक। और tan अल्फा इज अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड डी। अगर एंगल स्मॉल है तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड tan बीटा इक्वल टू बीटा। तो ए बी अपॉन बी ओ, लेकिन बी ओ क्या है, यू। BO is U, that is object distance, so this is U, AB by U। तो बीटा आपके पास है AB by U और अल्फा आपके पास है AB by D। तो आपके पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू D by U। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, करेक्ट। इसके बाद हमने यूज किया था लेंस फॉर्मूला, नॉट लेंस मेकर्स इक्वेशन, लेंस फॉर्मूला, मिस्टर वाइट एंड ब्लू। चलो बताओ इसके बाद क्या करना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है क्योंकि तो ध्यान ही नहीं है क्या पता होगा। क्या कहते हैं इसके बाद,
lens formula, not lens maker equation. You know what is lens formula? 1 by f equal to 1 by v plus ना माइनस 1 by u. प्लस होता है मिरर में. ओके, इसके बाद हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? व्हाट डू यू वांट? डी बाई यू. तो पहले एक काम करो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो. ये आ गया 1 by u इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by f. तो डू यू रिमेम्बर हमने साइन कन्वेंशन यूज किए थे? यहाँ पे किए थे क्या? नहीं किए थे? यस और नो? हाँ या नहीं? यस. अगर कन्वेंशन यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट, इमेज इज आल्सो टू द लेफ्ट, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है. और फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है. तो फिर 1 बाय माइनस यू इक्वल टू 1 बाय माइनस वी माइनस 1 बाय एफ. माइनस माइनस साइन कॉमन निकाल के हो गया कैंसल. तो 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय एफ. फिर डी से किया था हमने मल्टीप्लाई. डी बाई यू इज डी बाई वी प्लस डी बाई एफ. ये आ गया था आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, डी बाई वी प्लस डी बाई एफ. फिर हमने दो केसेस लिए थे. एक केस में हमने बोला था इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डीडीवी और इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो केस वन, if image is formed at DDV, so magnifying power when the image is formed at DDV equal to क्या आया? D by V plus D by F. लेकिन D और V की वैल्यू क्या है? सेम. तो D by D plus D by F मतलब 1 plus D by F. तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होता है? when the image is formed at DDV, क्योंकि 1 प्लस है इसमें, याद रखना ये. केस नंबर 2, infinity. If the image is formed at infinity, so in that case magnifying power when the image is at infinity is d by infinity plus d by f. ये हो गया 0, so it is only equal to d by f, right? तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा कम मिलता है when the image is formed at DDV. okay. अब इसके बाद प्रॉब्लम था कि even after using one lens हमको जितना मैग्निफिकेशन चाहिए उतना मिल नहीं रहा है. इमेज इज नॉट वेरी क्लियर येट. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम देख रहा है हमको कि मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. करेक्ट. तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा. फोकल लेंथ को कम करना मतलब लेंस का थिकनेस बढ़ाना. जितना लेंस थिक होता है उतना ही फोकल लेंथ कम होता है. क्योंकि थिक लेंस है तो रेस कॉन्वर्ज एट नियर पॉइंट, थिन लेंस है तो दे कॉन्वर्ज एट फार अवे पॉइंट. तो फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा मतलब थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थिकनेस बढ़ाने का भी एक लिमिट है. यू कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट. अगर करते हो तो देन इमेजेस विल बी हैविंग एबरेशंस, डिफेक्ट्स आते हैं उसमें. विल नॉट गो इनटू दैट क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल. फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो सिर्फ छोटा सा चेंज ये है कि जो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस. अब वैसा नहीं करेंगे. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? व्हाट वी विल डू इन दिस केस, वी विल इंटेंशनली कीप ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकस. एंड वेल बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस यूज होते हैं. एक को बोलते हो ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव इज अ लेंस ऑफ smaller aperture and smaller focal length, and eyepiece is a lens of larger aperture and larger focal length. Intentionally the object is kept beyond focal length of which lens? Objective lens. और ये जो डिस्टेंस है इसको आप बोलते हो UO. और इसका जो इमेज बनता है, इसका जो इमेज बनेगा that will be real image, real inverted and magnified. तो इसका जो इमेज बनेगा that will be real inverted and magnified. तो ऐसा इमेज बनेगा इसका. तो let us call this as AB. This will become A dash and B dash, and the distance of A dash B dash from objective lens is nothing but VO, image distance of objective.
फिर ये जो a डैश b डैश है, दिस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, और हम जानबूझ के इसको रखते हैं बिटवीन ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, so that the image formed is virtual, erect and magnified. So the final image is inverted with respect to object. Object था principal axis के ऊपर, final image a double dash b double dash, it is inverted with respect to object. और ये जो फाइनल इमेज ने एंगल बनाया है इसको बोलते हो आप बीटा। क्लियर? बाकी सब सेम डेफिनेशन। एंड वेल बाय द वे, इसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, इसको आप बोलते हो इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। एंड ये जो माइक्रोस्कोप के दो लेंस है उसको हम एक ट्यूब में फिट करते हैं, तो ट्यूब का लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दैट इज वीओ प्लस यूई। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज वीओ प्लस यूई। क्लियर? पक्का पक्का। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, it is again defined as beta by alpha. Again the same definition, beta is the angle subtended by final image, final image मतलब a double dash b double dash, correct? ओके, तो बीटा बाई अल्फा, तो यहाँ से तुम पहले अभी बीटा निकालोगे तो tan बीटा, व्हाट इज tan बीटा दिख ही रहा है, a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ve, या फिर a डैश b डैश अपॉन ue, राइट? और अगर एंगल स्मॉल हुआ तो बीटा एंड tan बीटा आर सेम, तो a डैश b डैश अपॉन ue, आई विल नॉट बी यूजिंग a डबल डैश b डबल डैश। देन अल्फा, अल्फा तो था ही तुम्हारे पास, ए बी अपॉन डी। मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला में कर दो उसको सब्स्टिट्यूट, तो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, बीटा इज ए डैश बी डैश अपॉन यूई अपॉन ए बी बाय डी। क्या आ गया? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू डी बाय यूई। ए डैश बी डैश इज द इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव, ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज किसका? ऑब्जेक्टिव का। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। याद है क्या मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। डी अपॉन यूई ये मैग्नीफाइंग पावर है, कौन से लेंस का मैग्नीफाइंग पावर है? ये आईपीस का। तो दो लेंस यूज किए थे तो दोनों लेंस लगने ही वाले हैं आपको। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, करेक्ट? राइट? पक्का पक्का। फिर मैंने इसके आपको दो तीन फॉर्मूला और बताए थे विच आइडियली यू शुड रिमेंबर नाउ, याद होना चाहिए। ये होता है वीओ बाय यूओ इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। एंड देन दो केसेस है, इसमें भी दो केसेस है, केस वन, केस टू। इमेज एट इंफिनिटी, image at DDV. So when image is formed at DDV, you will have magnifying power when the image is formed at DDV equal to VO by UO 1 plus D by FE. This will be magnifying power when the image is formed at infinity, VO by UO only D by FE. Right? Then ये जो VO by UO है इसका हाँ माइनस साइन के साथ है, दैट इज ओके। मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा था, तो डजंट मैटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफओ अपॉन एफओ माइनस यूओ 1 प्लस डी बाय एफई, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा? एफओ अपॉन एफओ माइनस यूओ डी बाय एफई। So that is all about compound microscope. Last क्या बचा? Telescope. So last is telescope. Telescope, I think it's not required for me to revise. What is magnifying power of telescope? Focal length of objective upon focal length of eyepiece with a negative sign क्योंकि final image is inverted with respect to object. What is the tube length in case of telescope?
FO plus FE, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट विल टेक 2 minutes. Some people are still, of course, from face reading looks little blank about telescope. टेलीस्कोप में सिर्फ उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीस लेंस छोटा होता है, फॉर वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ऑलरेडी उसके रेज हमारे पास कम पहुंचते हैं, तो फिर हमको ज्यादा कलेक्टिंग एरिया लगता है, सो दैट द इमेज इज ब्राइट. फिर यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से जो भी रे पास होगा, इट जस्ट गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, इट गोज स्ट्रेट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. रिमेंबर दिस इज ऑब्जेक्टिव. रिमेंबर दिस एंगल इज द एंगल अल्फा मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई. एट आई, आई मतलब तुम यहां से देखने वाले हो, बट अगेन टेलीस्कोप का लेंथ कितना ही होगा, 1 मीटर 2 मीटर. ऑब्जेक्ट कहाँ है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर है. तो वो ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्टिव पे एंगल बनाया क्या और आंखों पे एंगल बनाया क्या, इट इज सेम. तो इट इज सेम. रिमेंबर, ये अल्फा इज द एंगल विच इज सपोज टू बी द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई. करेक्ट. लेकिन तुम ऑब्जेक्टिव से देख रहे हो आई यहाँ पे, तो एंगल कहाँ पे बन गया, ऑब्जेक्ट. बात एक ही है, तो इट इज द सेम थिंग. तो यहाँ बन गया ऑब्जेक्टिव. वेल बाय द वे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था. क्या था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था. अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंट हो तो इमेज इज फाउंड एट फोकल, फोकस पॉइंट या फिर फोकल प्लेन. तो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. और ये जो इमेज बना है, ये इमेज है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, आईपीस के लिए. और हम जानबूझ के इसको ऐसा सेट करते हैं सो दैट almost this AB is at the focal plane of eyepiece, so that the final image is formed at infinity. Almost बोला, ये वर्ड मैंने पहले यूज कर दिया, almost. So it is tube length FO plus FE. Good. तो ट्यूब लेंथ L is basically FO plus FE. जैसे ट्यूब लेंथ in case of compound microscope was VO plus UE, वैसे ये आ गया FO plus FE. और magnifying power for telescope is minus FO by FE, where minus sign indicates that the final image is inverted with respect to object. Done. End of theory part of optics. Revision, of course.